इसका प्लेट एरिया मालूम है, प्लेट एरिया ए के बराबर है, प्लेट एरिया है ए, और प्लेट सेपरेशन बराबर है डी, और इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स भरा हुआ है, अलग अलग तरह का, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, 2, 3, 4 तरीके का। पहले तो इसको बांटा गया 2 भाग में इस तरह, ये है d/2, इसमें एक डाइलेक्ट्रिक है, पूरा d/2 स्पेस में एक डाइलेक्ट्रिक है। ठीक है, पहले सवाल देख लीजिए, हम सबका जो भी डाउट है सब डिस्कस करेंगे, पूरा समय आज हमारे पास। पहले सवाल आप भी इंटरेस्ट लेके देखिए। इस जो मटेरियल है इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K4, और इसको 3 भाग में बांटा गया। ये 3 अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स हैं। देखिए दिखाई दिया, ये 3 अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स हैं, तीनों का कैपेसिटी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग है, K1, K2, K3। ये है K1 और उधर वाला है K2 और ये है K3। 3 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, K1, K2 और K3। K1, K2 और K3, और टर्मिनल A और टर्मिनल B के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या होगी, और उतना ही इक्विवेलेंट कैपेसिटी के लिए सिंगल डाइलेक्ट्रिक कौन सा जो मटेरियल रखें। यानी ये 4 डाइलेक्ट्रिक्स अलग अलग तरीके से जो दिखाया गया है किस तरह से है, उस तरह रखा जाए, तब जो कैपेसिटी आएगी उतना ही कैपेसिटी के लिए एक सिंगल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला मटेरियल रखा जाए तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा। सवाल समझे? यानी ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटर गैप को d/2 और d/2 सेपरेशन के 2 पार्ट में बांटे। एक पार्ट में K4 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, और एक पार्ट में A/3 एरिया वाला, इसका एरिया जो है A/3, इसका A/3 और इसका A/3 एरिया वाला 3 मटेरियल है। ये 4 मटेरियल इस तरह अरेंज करने से जो कैपेसिटी आती है उतना ही कैपेसिटी के लिए सिंगल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अगर यूज करें तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होना चाहिए। सवाल समझें? अब आगे ये भी बता दें कि सवाल कौन से एग्जाम में आया। ये सवाल आया नीट 2021 में और एनसीईआरटी में भी है, पेज नंबर 70 में। ये सवाल आया नीट में 2021 में और एनसीईआरटी में भी है। अब आप बनाइए, कैसे बनाइएगा। तो इसके लिए हम तरीका अपना सकते हैं, एक लंबा और एक छोटा। छोटा मेथड से पहले सोचते हैं वो कैसे होगा। छोटा मेथड से बनेगा कैसे, तो ऐसे बनेगा कि हम पहले 2 कैपेसिटर माने और फिर 3 कैपेसिटर माने ऊपर में, A/3 एरिया वाला 3 और एरिया वाला 2। यानी इसकी कैपेसिटी को अलग माने C4, इसकी कैपेसिटी C1, इसकी कैपेसिटी C2 और इसकी कैपेसिटी C3, और इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटर अरेंज कर रहे हैं। देखिए ये टर्मिनल A है और यहाँ टर्मिनल B है। ये हम 4 कैपेसिटर अरेंज किए, उम्मीद है आप समझे होंगे। इसकी कैपेसिटी C1 है, इसकी कैपेसिटी C2, इसकी C3 और इसकी C4। इसका प्लेट सेपरेशन d/2 और इसका भी प्लेट सेपरेशन d/2, इसका भी d/2, इसका भी d/2, और इसका प्लेट एरिया A, इसका प्लेट एरिया A/3, इसका प्लेट एरिया A/3 और इसका प्लेट एरिया A/3। ठीक है। और ओरिजिनल जो कैपेसिटर था उसकी कैपेसिटी थी
सी नॉट बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। और उसमें अगर सिंगल कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर देते तो कैपेसिटी कितनी होती, तो उसकी कैपेसिटी हो जाती सी इक्विवेलेंट बराबर के सी नॉट, यानी हो जाती के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब इन सब का इक्विवेलेंट निकालकर इसके बराबर कर देना है, तब के इक्विवेलेंट निकल जाएगा। तो इन सब का कैसे निकालें, तो पहले हम C1 का प्लेट एरिया जो है A/3 है और प्लेट सेपरेशन D/2 है और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल K1 है। और C2 का डाइलेक्ट्रिक मटेरियल K2 है, एप्सिलॉन नॉट है, प्लेट एरिया A/3, सेपरेशन D/2। और C3 का डाइलेक्ट्रिक मटेरियल K3 है, एप्सिलॉन नॉट A/2, सेपरेशन D/2। और C4 में प्लेट एरिया पूरा का पूरा है और प्लेट सेपरेशन आधा है। अब C1, C2 और C3 को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लें और उसका इक्विवेलेंट जो आए उसका C3 के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन करें C4 के साथ, और तब जो इक्विवेलेंट आए उसको इसके बराबर माने और तब जो K आएगा वही K निकालना है। समझे? यानी C1, C2, C3। अब सब में देखिए, यहाँ भी सब में, यहाँ क्या है, तो यहाँ पर आप लिखा सकता है यहाँ पर A/3 और D/, तो 2/3, तो 2/3 2K2/3 C0। यहाँ भी हो जाएगा 2K1 C0। यहाँ भी हो जाएगा 2/3 K3 C0। मगर यहाँ हो जाएगा क्या, सो देखिए यहाँ हो जाएगा 2K4 C0। अब सबका पैरेलल लीजिएगा तो पैरेलल में ऐड होकर हो जाएगा 2/3 C0, 2/3 C0, 2/3 C0 कॉमन, तो पैरेलल में आ जाएगा C पैरेलल वाला 2/3 C0 K1 प्लस K2 प्लस K3, और इसके साथ 4 जो है ना सीरीज कॉम्बिनेशन में आएगा 2K4 C0। और इन दोनों का इक्विवेलेंट CP C4 CP प्लस C4 बराबर वहाँ के K C0। अब C0 कैंसिल करके K निकाल सकते हैं। उम्मीद है आप समझे होंगे, बनेगा। नहीं समझे तो बोलिए, मैसेज कीजिए या बोलिए। ये सवाल नीट में आया था 2021 में और NCERT में भी था, और SC वर्मा में इसका आधा था, आधा और ऐड करें। ठीक है, तो हो गया ये सवाल। इसमें ना समझे हो तो बोलिए, कहिए सर इतना टाइम लगेगा। और भी शॉर्टकट्स है, पहले बेसिक तो बताया, ऐसे 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 बढ़ेंगे और आंसर मिला के देखिएगा। आंसर मिला के नहीं और फिर कल बताइएगा। ठीक है, अच्छा, रेजिस्टेंस का 65 और 66 नंबर प्रॉब्लम। रेजिस्टेंस का 65 और 66 नंबर प्रॉब्लम। जी सर बता रहे हैं। जैसे कैपेसिटर चैप्टर में अब आप लोग जो लोग सीरियसली पढ़ रहे थे शुरू से, वह PYQ बनाने के लायक हैं। उनको अगर क्षमता हो सकती हो तो NCERT के साथ साथ अब बोर्ड का भी और अपना जो कंपटीशन में जाना है उसके हिसाब से PYQ अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो लोग ठीक से पढ़ रहे थे कैपेसिटर, बाकी एब्सेंट थे, गायब थे, लापता थे, तो उनका तो दिक्कत होबे करेगा ना। उसको तो कब याद रखना पड़ता है, कैसे कवर करें। चलिए 65 नंबर रेजिस्टेंस में और 66 नंबर। किताब सामने रखिए, कोई भी प्रॉब्लम 10 बार होगा क्लास में, ऐसी उम्मीद ना रखिए। हम भी एक्स्ट्रा समय निकाल के प्रयास करते हैं कि जो कोशिश कर रहे हैं उनका सब सफल हो, जो नहीं कर रहे हैं उनका हम क्या कर सकते हैं। 65 नंबर सवाल देख रहे हैं किताब में, पेज नंबर 202 है, और सामने किताब ना रखें रस्म अदायगी का तो मे गॉड ब्लेस यू, आपका भला हो। हम तो गए। 65 नंबर सवाल में
A plate of capacitor, capacitance 10 माइक्रोफराड। एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी 10 माइक्रोफराड है। तो हम क्या करें, तो हम यहां पर सॉल्व कर लिखते जाएंगे, आप भी कॉपी पर लिखते जाइए, कॉपी पर लिखते जाइए। 65 नंबर सवाल है, 202 पेज में है। तो एक कैपेसिटी जिसकी कैपेसिटी 10 माइक्रोफराड यानी 10 गुना 10⁻⁻6 फराड है। ठीक है, आगे बोलता है इस चार्ज टू 60 माइक्रोकूलम, उसको किसी बैटरी या सर्किट की मदद से इतना चार्ज किया जाता है कि उसके प्लेट पर 60 माइक्रोफराड का माइक्रोकूलम का चार्ज आ जाए। यानी इस पर इंस्टेंटेनियस चार्ज जो आया हुआ है 60 माइक्रोकूलम है, यानी 60 गुना 10⁻⁻6 कूलम है। और कैसे चार्ज किया गया है उसमें लिखा हुआ है, इज ज्वाइंट टुगेदर बाय ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम एट t बराबर 0। यानी प्लेट ऑफ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफराड, एक प्लेट है जिस पर कैपेसिटर है जिस पर कैपेसिटी 10 माइक्रोफराड है, उसको चार्ज किया गया 60 माइक्रोकूलम तक। और उसके बाद ज्वाइंट टुगेदर बाय ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, यानी पहले किसी बैटरी टर्मिनल सर्किट की मदद से उसको चार्ज कर दिए। अब जब कैपेसिटर चार्ज हो गया तो उसको कनेक्ट करते हैं, किससे, पढ़ के देखिए क्या बोल रहा है। उसको कनेक्ट करते हैं एक रेजिस्टर से, और रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस कितना है, तो 10 माइक्रोफराड है। उसको कनेक्ट कर देते हैं एक रेजिस्टर से जिसका रेजिस्टेंस 10 माइक्रोफराड है, यानी कैपेसिटर को कनेक्ट कर देते हैं। ये अर्थ समझ रहे हैं, चार्ज कैपेसिटर को एक बैटरी की मदद से, सर्किट की मदद से पहले हम इसको चार्ज किए और उसके बाद इसको कनेक्ट किए। देखिए कैपेसिटर ये है कैपेसिटर जिस पर ऑलरेडी चार्ज है प्लस 60 माइक्रोकूलम, ये इसका इनिशियल चार्ज है। अब ये इनिशियल चार्ज है, अब इसको हम टर्मिनल के बीच एक रेजिस्टर जोड़ते हैं और रेजिस्टर का रेजिस्टेंस है 10 ओम। तो बताइए किस तरह का सर्किट हो गया। ये टर्मिनल ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है Q0/C, इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस। इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस है Q0/C V0। और रेजिस्टर में कोई बैटरी नहीं है, तो स्विच जैसे ऑन करेंगे कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू होगा। कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट से चार्ज निकलकर निगेटिव की ओर जाएगा, रेजिस्टेंस में करंट बनकर और न्यूट्रलाइज होगा। तो सवाल है फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इन द सर्किट। कैपेसिटर प्लेट पर कितना चार्ज होगा जब स्विच ऑन करेंगे t बराबर 0 पर, कितना चार्ज होगा आफ्टर 30 माइक्रोसेकेंड। सवाल समझें, देयर इज ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफराड चार्ज टू 60 माइक्रोकूलम, यानी वहां एक कैपेसिटर है जो ऑलरेडी 10 माइक्रोफराड का है और उसको 60 माइक्रोकूलम तक चार्ज किया गया है। और उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद उसको एक रेजिस्टेंस से जोड़ देते हैं, तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, कैपेसिटर का चार्ज रेजिस्टर से होकर बह के जाएगा और सर्किट को से हीट डेवलप होगा, कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, वोल्टेज घटेगा, करंट बनेगा, डिस्चार्जिंग सर्किट है। तो आपसे पूछा क्या गया है सवाल में, चार्ज बताओ कैपेसिटर प्लेट पर कब, स्विच ऑन करने के बाद t बराबर 0 पर, फिर उसके बाद कब, 30 माइक्रोसेकंड के बाद, और आगे भी है, पहले हम 30 वाला केस बता देते हैं। तो पहले तो इसका क्लासिफिकेशन कीजिए, ये कौन सर्किट हुआ। यहाँ कैपेसिटर इज बीइंग डिस्चार्ज, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, किसके थ्रू, रेजिस्टर के थ्रू। ये डिस्चार्जिंग सर्किट है जिसमें कैपेसिटर पर इनिशियली चार्ज की मात्रा Q0 दिया हुआ है। तो अगर आप डिस्चार्जिंग सर्किट पढ़े हैं तो, और नहीं पढ़े हैं तो शॉर्ट में हम आपको बताते हैं सब लोगों को कि कैपेसिटर का RC डिस्चार्जिंग सर्किट का इक्वेशन कैसे होता है। वहीं का प्रॉब्लम, नहीं तो ये प्रॉब्लम नहीं होना था, या नहीं तो फिर लॉग का प्रॉब्लम है। दोनों में से कोई एक बात होगी, या तो लॉग का प्रॉब्लम आया होगा या फिर वो डिस्चार्जिंग सर्किट आप नहीं पढ़े। किसी भी कैपेसिटर जो RC डिस्चार्जिंग सर्किट होता है उस पर चार्ज की मात्रा जो होती है वो इस तरह वेरी करती है, T⁻T/RC।
और कैसे हम इक्वेशन निकालते हैं, अगर इसके पूछेंगे तो ऑलरेडी बताए थे, बट वो ऐसे निकाले थे। किसी समय इस पर चार्ज QT था और उस समय यहाँ पर करंट IT था, और IT और Q2 में ये संबंध था। अब लूप रूल अप्लाई करेंगे तो बराबर 0, तो IT बराबर हो जाएगा -QT/RC, और यहाँ पर ये प्लस होगा, और dQT/dt बराबर होगा QT/RC, और तब इसमें लिखते हैं और इसी फार्मूला को आगे बढ़ाए थे तो ये फार्मूला आया था, समझे, याद रखिए। यही है डिस्चार्जिंग सर्किट, कैपेसिटर डिस्चार्जिंग सर्किट। इसको बढ़ाएंगे ना आगे तो यहाँ आ जाएगा log QT/Q0 बराबर -T/RC, या log e⁻T/RC, एंटी लॉग लेंगे तो QT बराबर आ गया Q0 e⁻T/RC। ये चार्ज का वेरिएशन, यही रूल है। अब इसी फार्मूला से हमको निकालना है कि इसमें चार्ज Q0 मालूम है, तो एक T बराबर 0 पर चार्ज कितना होगा और फिर बाकी समय पर। तो जल्दी से पहले हम T बराबर 0 का केस बताते हैं और एक और केस, बाकी अपने से बनाइएगा, ठीक है। हाँ, ये डिस्चार्जिंग सर्किट है। देखिए यहां पर हमें पहला सवाल, QT क्या होगा किस समय जब डिस्चार्जिंग शुरू हुआ, एट T = 0। तो धरिए यहाँ QT = 0, देखिए क्या आता है। जब हम यहाँ T बराबर 0 रखेंगे तो आ जाएगा 0/RC यानी 0, तो आ जाएगा Q बराबर Q0 e⁻0, यानी ये बराबर आ गया Q0 यानी कि 60 माइक्रोकूलम। यानी जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू होगा तो कैपेसिटर प्लेट्स पर चार्ज की मात्रा क्या होगी, तो चार्ज की मात्रा 60 माइक्रोकूलम होगी। पहला सवाल का आंसर हो गया। दूसरा, 30 माइक्रोसेकंड के बाद क्या होगी, डिस्चार्जिंग शुरू होने के 30 माइक्रोसेकंड के बाद कितना चार्ज होगा। डिस्चार्जिंग शुरू हो गया, उसके 30 माइक्रोसेकंड के बाद कितना चार्ज होगा, ये निकालना है। तो इसी में डाल दें क्वेश्चन नंबर 2, T बराबर 30 माइक्रोसेकंड यानी 30 गुना 10⁻⁻6 सेकेंड, तो QT निकालना है उस समय। तो Q0 e⁻T का वैल्यू है 30 गुना 10⁻⁻6। R का और C का वैल्यू रखना पड़ेगा, R का और C का वैल्यू। R का और C का वैल्यू रखना पड़ेगा। कैसे रखें, तो देखिए R का वैल्यू है 10 ओम, तो यहाँ 10 हो गया, और कैपेसिटर है 10 माइक्रोफराड -6। अब आप डाटा देख रहे हैं, ये 10⁻⁻6 कैंसिल, या 10 भी गए, यानी यहाँ बच गया Q0 1/e⁻, 0.10 कट गया तो 0.3। अब हमारी समस्या है कि e पर पावर 0.3 कैसे निकालें। तब निकले तब ना, e पर स्क्वायर होता तो भी दिक्कत थी, क्योंकि e का वैल्यू होता है 2.718, फिर भी हम गुना करके निकाल लेते स्क्वायर होता तो। लेकिन अगर 9 पावर हो जाए, 20 पावर हो जाए तो उतना मेहनत कौन करे, और यहाँ तो 0.3 है और झंझट है, इसी के लिए लॉग यूज करते हैं, तब चार्ज निकलेगा। तो चलिए लॉग यूज करते हैं। हम इस पूरे टर्म को x मान लेते हैं, और x हमें पता लगाना है, और यहाँ हम लिखते हैं कि लेट x बराबर e⁻ 0.3। अब दोनों साइड लॉग ले लेते हैं, लिखते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो बाएं साइड आ गया log x बेस e,
और दाएं साइड पे आ गया log e टू द पावर 0.3 बेस ई, और इसको बराबर लिख सकते हैं 0.3 log e बेस ई। देखिए ध्यान दीजिए, स्पीड नहीं हमारे में। अब log e बेस ई है, log 10 बेस 10 हो तो 1 के बराबर होता है। log e बेस ई ये यहां से इधर है, ये सब अलग है, तो ये बराबर कितना हो गया, तो log x बेस ई बराबर हो गया 0.3। अब log जो e बेस है उसको 10 बेस में बदलेंगे, क्योंकि हमारा log टेबल 10 बेस वाला सब उपलब्ध है। तो कहाँ से बदलेंगे, ये बॉक्स में देखिए log x है बेस e, उसको हम लोग 10 बेस में बदलें। तो इसको 10 बेस में बदलने के लिए तो थोड़ी सी जगह चाहिए, तो जगह यहाँ बना रहे हैं। तो 10 बेस में बदलने के लिए जो हमको याद है वो यही है कि इसको 2.303 से गुना कर दीजिए, तो log x बेस 10 हो जाता है और बराबर हो जाता है 0.3 के है। अब 2.303 log केमिस्ट्री में भी जरूरत होगी, कहाँ पर, तो वो रेडियो एक्टिविटी में। अब इसको हम log x बेस 10 लिए और यहाँ 0.3 2.303 यानी 300 बटा नीचे 2303। अब आप क्या करें, तो इसको डिवाइड करें। तो अब डिवाइड कैसे होगा, तो आइए करते हैं। 3000 दशमलव यहाँ हुआ 2303, एक बार गया तो 2303 घटाए तो 10 में से 7, 9 में से 3, 6 बचा। अब आया 69, कितना बार, 23, बताइए 3 बार जाएगा, 3 3 9, हाँ 3 बार हो जाएगा। तो यहाँ दशमलव में हुआ 3 3 3 9 0 9 6, तो ये हो गया 70 में से 9 घटा तो 61, तो एक को बार नहीं गया तो फिर 0, 6100 बार। अब कितनी बार, 3 बार नहीं 2 बार, तो 2 हो गया, मान लो 2। तो यहाँ पर आ गया कितना, हम लोग कहाँ थे, हम लोग यहाँ थे। log x बेस 10 बराबर हो गया 0.1302, दिखाई दे रहा है ना। अब हमें x निकालना है किसी तरह, log को हटाना है। log कैसे हटेगा, एंटी लॉग लेकर। तो बोले एंटी लॉग लेना था तो log क्यों लिए थे, ऐसा मत बोलिए, log कह लिए थे। log यहाँ लेकर x को बदल के ले आए, log x बेस 10 बराबर इतना है। अब हमको एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग लेने के लिए यहाँ दशमलव से पहले 0 है और दशमलव के बाद 1302 है। तो लॉग टेबल देखेंगे, एंटी लॉग टेबल। तो एंटी लॉग टेबल देखने के लिए तो पहले जगह बना हमें, तब नो, यही तो आफत है। यहाँ कैसे, तो हम लेते हैं टेकिंग एंटी लॉग, ये वाला इक्वेशन है, यहाँ से आ रहा है। तो टेकिंग एंटी लॉग ऑपरेशन कीजिए, तो उससे बाएं साइड में एंटी लॉग हट जाएगा, x बच जाएगा। और एंटी लॉग वाले टेबल में हमारे मोबाइल में है, जो आप लोग को भेजे थे, तो उस टेबल में देखेंगे कैसे हम सॉल्व कर देते हैं। एक सॉल्व करेंगे ना तो फिर आगे आपका हिम्मत बढ़ेगा, आप लोग अपने सॉल्व करिएगा। एक भी प्रॉब्लम छोड़ के नहीं जाना है, आगे थ्योरी कॉन्सेप्ट पूरा बढ़िया से एकदम आसान हो जाएगा। बोर्ड का भी कोई टेंशन नहीं, बाकी लोग देखेंगे परेशान होंगे उस समय, अंत में आपको कोई टेंशन ही नहीं होगा। और अभी लापरवाही बरतेंगे तो बस प्रभु अंत सुखा करना। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है वो 0.13 है ना, तो यहाँ एंटी लॉग में 0.13 खोजना है। तो हम खोज रहे हैं, तो हमको मिल गया 0.13, और 0.13 का 0 कॉलम देखना है, क्योंकि 0.13 के बाद 0 आ रहा है। तो 0.13 का 0 कॉलम में 13490 है। 0.13 के 0 कॉलम में 13490 है, 13490 है। और साथ में यहाँ 2 भी है, तो उसी 0 कॉलम के लास्ट में एक और कॉलम बना हुआ, उसका 2 देखना है। अब देखिए, चाहे छोड़ भी सकते हैं उतना अप्रोक्सीमेट, तो 2 में 6 लिखा हुआ है, तो लास्ट में 6 जोड़ दीजिए, तो 13496 हो गया। अब अगर यहाँ दशमलव से पहले 0 है तो एक डिजिट के बाद दशमलव देंगे,
दशमलव के पहले 2 लिखा रहता, मान लो इसे 0 ना होकर 2 होता, अगर होता तो 3 डिजिट के बाद दशमलव देते। अब चूंकि यहाँ पर 0 से पहले 0 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 13,496 जो आया है उसमें हम 1 के बाद, बाएं से 1 के बाद, अगर वहाँ पर 1 होता तो बाएं से 2 के बाद, वहाँ पर 2 होता तो बाएं से 3 के बाद, और वहाँ पर 5 होता तो बाएं से 6, तो 6 कहाँ से लाते थे, 0 डाल देते, और क्या। वहाँ पर 9 लिखा रहता तो बाएं से 10 के बाद, तो 10 कहाँ से आता, तो 0 डालते चले जाते। तो x का वैल्यू लगभग आ गया 1.34। आप समझे आंटी लोग, लेना नहीं समझे, अच्छा। तो x का वैल्यू निकाल लिए, अब यहाँ रख देंगे, यहाँ रखेंगे तो लगभग आ जाएगा 60 माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाई 1.3496 लगभग। अब इसको डिवाइड करने का ऑनलाइन क्लास में टाइम कैसे लाएं, तो उसके लिए ऑनलाइन मशीन निकालते हैं। देखिए मशीन आ गया, तो इसमें हमको जोड़ना है 60 को डिवाइड करना है, आइए डिवाइड करें, डिवाइडेड बाई 1.349349, तो ये मोटा मोटी आ रहा है 44.4। अब हल्के से आंसर देख लेना है, आंसर मिल रहा होगा तब तो कुछ बोलना है, नहीं मिल रहा होगा तो कोई और बात घुमा के इधर उधर कर देना है। 65 नहीं मिला, मिल गया। देखिए हम पहले बोल दिए, ऐसा नहीं कि मिला रहे हैं, हमको आया आंसर 44.47, यानी इसको डिवाइड किए तो आया 44.47 10⁻⁻⁶। तो चार्ज आ गया, नीचे दिखाई दे रहा है ना, हाँ, तो चार्ज कितना आ गया, तो 44.47 माइक्रो कूलम, वहाँ आंसर में 44 है, तो मिला ना आंसर। देखिए इस तरह डिटेल से सॉल्व करेंगे, एक सीख लेंगे, 2 सीख लेंगे, लेकिन छोड़ के नहीं जाएंगे, कमजोर नहीं ना है, बुजदिल थोड़ी है, ठीक है। तो इस तरह आंसर आ गया, देखिए 44 हमारा आंसर आया 44.47, और वहाँ किताब में आंसर दिया हुआ 44 माइक्रो कूलम। सहमत हैं? अच्छा, तो इस तरह सवाल बनाएंगे, एक भी नहीं छोड़ के जाएं। अब बताइए और कौन दिक्कत है, जो दिक्कत कर रहा हो ज़्यादा उसका समाधान, ताकि आगे हिम्मत करिए। हाँ तो एक्सप्लेन कर दिए, मतलब समझ में आया, जिनका प्रॉब्लम था उनको भी, बाकी लोग को मैसेज वैसेज करने से हिम्मत ही बढ़ता है और सपोर्ट मिलता है कि हाँ हाँ समझ गए हैं, या नहीं समझे तो रिपीट कर देंगे, आज नहीं फिर दोबारा। और कोई समस्या? ऐसे कुछ लोग बोले हैं इधर, सर मैग्नेटिज्म का 4 और 6, आज हमको कुछ नहीं पढ़ाना अलग से, इसलिए आप ही का जो समस्या वही बता देंगे। अभी हमारा लैपटॉप बहुत दूर रहता है, इसीलिए देखना पड़ता है, तो कल परसों से हो जाएगा। जी देख रहे हैं, कहाँ गया, हाँ ठीक है, अगर दिक्कत है तो फिर प्रयास करेंगे, छोड़ के भागेंगे नहीं। तो कहेंगे सर समय मिलेगा क्या, समय भर, रात में कौन काम करना है जी, यहाँ कोई क्वेश्चन आया, ठीक है, ठीक है समझ गया, ठीक। तो इसको और भी, इसके बाकी सवाल भी अटेम्प्ट करेंगे, एक भी नहीं छोड़ना है, समझे, बाकी सवाल भी अटेम्प्ट करें, दिक्कत हो मैसेज करें। अच्छा अब आ गया इधर सवाल, कुछ और भी है जिसमें हो सकता है आपको भी दिक्कत हो। ये सवाल है क्या, सो बताते हैं। रेजिस्टेंस में 27 नंबर है, और मैग्नेटिज्म में भी पूछा गया है, मैग्नेटिज्म तो खैर अभी नहीं हो पूछिएगा आज तक, तो कोई बात नहीं। रेजिस्टेंस में 27, देखिए 27 इस बात पर बेस्ड है कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है कांस्टेंट वोल्टेज सर्किट में, यानी पैरेलल सर्किट में और सीरीज सर्किट में, उस कंसेप्ट को बात करते हैं। उम्मीद है आपसे अपने आप बन जाएगा। 27 का वो 27 रेजिस्टेंस का 27 बहुत लोगों से बन गया होगा। जैसे मैग्नेटिज्म का कहाँ तक अटेम्प्ट करना है वो बता देते हैं। पहले 27 एक बार देख लो, 27 का कॉन्सेप्ट मैग्नेटिज्म का बता रहे हैं, मैग्नेटिज्म का भी हेल्प कर देंगे अभी। लेकिन आरसी सर्किट छोड़ के ना जाएं, एक एक सवाल बनाए। उस दिन हम आपको दिखाए थे ना एग्जाम में आया हुआ सवाल आरसी सर्किट का, पिछले क्लास में आप भी लोग भेजे थे,
और अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक चल रही है, इरादे पक्के हैं, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला नीट वाला ले सकते हैं। आप कोई ले चुके हैं तो हमको बता दीजिए, हम खरीद लेंगे। नहीं तो वो अरिहंत वाला नीट 38 साल का है, और वो वाला जेई मेन वाला भी 38 साल का ले सकते हैं। हम इस समय बताएंगे धीरे धीरे। लेकिन बोर्ड और एनसीईआरटी का पीवाईक्यू छोड़कर कंसेप्ट को केवल सिर्फ जंप मारने से, 10 किताब पढ़ाने से नहीं, पढ़ाने से तो ट्यूशन बढ़ता है, पढ़ने से कुछ नहीं होता जब तक कि सीरियसली। 27 नंबर देख लीजिए। जी सर, 27 में है बल्ब इज मेड यूजिंग 2 फिलामेंट्स। इसका कंसेप्ट बता रहे, सवाल तो बहुत आसान है। ए बल्ब इज मेड यूजिंग 2 फिलामेंट्स, यानी एक बल्ब बनाया गया है जिसमें 2 फिलामेंट हैं। अब दोनों फिलामेंट हो सकते हैं, 2 फिलामेंट हो, लेकिन उनको कैसे जोड़ा गया है तो वह भी उसी में दिया हुआ है। 2 फिलामेंट एक बल्ब में ना हो, अलग अलग बल्ब में हो तो भी हो सकता है। तो बल्ब इज मेड यूजिंग 2 फिलामेंट्स, ठीक है। और ए स्विच इज देयर टू सेलेक्ट वेदर द फिलामेंट्स आर यूज्ड इंडिविजुअली और इन पैरेलल। हम पहले पावर बताए थे, फिर आप सवाल अपने बने। देखिए, पावर का फॉर्मूला होता है, चाहे वो थर्मल पावर में कन्वर्ट करिए या लाइट में जाए या किसी में, ये रेजिस्टर है या लोड है, इससे होकर करंट की स्थापना होती है। करंट की स्थापना के लिए क्या चाहिए? वोल्टेज नहीं चाहिए, ईएमएफ चाहिए और सर्किट चाहिए। धारा की स्थापना परिपथ में होती है, और परिपथ उसको कहते हैं जिसके लिए ईएमएफ डिफाइंड है, इसलिए ईएमएफ चाहिए। तो इसमें करंट आई है। अब करंट के कारण पोटेंशियल डिफरेंस आता है इसके बीच, और पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट यही है कि मान लो ए से 1 कूलम चार्ज इन करे और बी से आउट हो तो उसकी एनर्जी v जूल से घट जाएगी। अगर 2 कूलम पास करे तो 2 भी जूल से घट जाएगी, और q कूलम पास करे तो q भी जूल से घट जाएगी। तो हम मानते हैं dq कूलम चार्ज इधर से कट, अब उसकी एनर्जी घट गई तो किसकी बढ़ेगी? अगर बैटरी में ऐसा होता कि चार्ज की एनर्जी घट गई तो एनर्जी बैटरी में ले लेता। आप दुकान में घुसे और दुकान से निकले, उससे आपका जेब का कैश बैलेंस 100 रुपए से कम हो गया, तो डेफिनेट है किसने लिया होगा? आपका गया है तो किससे लिया होगा? जिसके साथ इंटरेक्ट किए होंगे। तो उसी तरह चार्ज किससे इंटरेक्ट किया है? तो रजिस्टर से, स्ट्रक्चर से, सिस्टम से। तो इसका लॉस हुआ तो सिस्टम का गेन हुआ। सिस्टम रख नहीं पाएगा, सराउंडिंग में हीट के रूप में निकाल दिया। तो वही वर्क हमें निकालना है। तो वर्क बराबर होगा माइनस वी डी क्यू। माइनस का है, कहा कि पोटेंशियल के बारे में आपको पता है। तो पर सेकेंड वर्क कितना हुआ? तो पर सेकेंड वर्क होगा माइनस वी डी क्यू डी टी। अभी वर्क ही पावर है तो ये हो गया v गुना आई। पावर का मूलभूत फार्मूला यही होता है, फंडामेंटल। अब अलग अलग सर्किट में आप फार्मूला बदल दे सकते हैं। सीरीज सर्किट इस्तेमाल हो रहा है जहां सारे रेजिस्टर सीरीज में जुड़े हैं, पैरेलल सर्किट इस्तेमाल हो रहा है तो बदल जाएगा, लेकिन मूलभूत परिभाषा यही है। बल्कि इतना मूलभूत है कि इसके नाम से यूनिट डिफाइन है, VA। VA आप सुनते होंगे कभी कभी KVA। KVA का मतलब होता है किलो वोल्ट आम्पियर, इसलिए यही फंडामेंटल है। अब हमारा सर्किट है पैरेलल में, 2 सर्किट पैरेलल में जोड़ा गया, तो दोनों में वोल्टेज सेम होगा, तो हम पावर का ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो इस केस में जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसका पावर ज़्यादा, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका पावर कम, अगर हम पैरेलल में यूज़ कर रहे हैं। और अगर 2 रेजिस्टर सीरीज में इस्तेमाल हो रहा है तो करंट दोनों में सेम होगा, तो हम पावर का ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो जिसका रेजिस्टेंस कम उसमें पावर कम। एकदम उलट गया बात। अगर 2 रेजिस्टर पैरेलल में है और अगर 2 रेजिस्टर सीरीज में है तो अंतर पड़ जाता है। अगर 2 रेजिस्टर पैरेलल में है तो कांस्टेंट वोल्टेज है दोनों के लिए, तो रेजिस्टेंस जिसमें ज़्यादा उसका पावर कम, रेजिस्टेंस जिसमें कम उसका पावर ज़्यादा, एकदम अंतर पड़ जाता है। देख रहे हैं ना? और यहाँ पर 2 रेजिस्टर सीरीज में है तो जिसमें रेजिस्टेंस कम ज़्यादा है उसका पावर कम। और ये 2 बात याद रखिए, अब आराम से बन जाएगा सवाल कि एक बल्ब से 2 फिलामेंट हैं। एक का जब हम R1 को इस्तेमाल करते तो 5 वाट, जब R2 को इस्तेमाल करते तो 10 वाट, जब दोनों को इस्तेमाल करते तो 15 वाट। क्यों? तीनों पैरेलल में। जब अकेले अकेले इस्तेमाल किए तो R1 को इस्तेमाल किए तो पावर हो गया V²/R1। निश्चित रूप से R कम है तो पावर ज़्यादा। जब दूसरे को इस्तेमाल किए तो V²/R2, R कम है तो पावर ज़्यादा।
जब दोनों को इस्तेमाल किए पैरेलल में तो इक्विवेलेंट तो और घट जाएगा, तो पावर और बढ़ जाएगा, तो 15 वाट हो गया। ये अगर 5 वाट है, ये अगर 10 है, तो ये 15 होगा, क्योंकि इक्विवेलेंट में दो का रजिस्टर जब जुड़ता है पैरेलल में तो इक्विवेलेंट घट जाता है। और कांस्टेंट वोल्टेज सर्किट में इक्विवेलेंट कम होने से पावर बढ़ता है, और कांस्टेंट करंट सर्किट में इक्विवेलेंट कम होने से पावर घटता है। कांस्टेंट करंट सर्किट में रेजिस्टेंस कम तो पावर कम, करंट कांस्टेंट है दोनों में अगर सेम करंट है सीरीज सर्किट में, और पैरेलल में है तो रेजिस्टेंस कम तो पावर ज़्यादा। ठीक है, उम्मीद है आप 27 बन जाएगा। 27 के पीछे की सोच, सवाल न बनने का कारण थ्योरी होती है। ये एक सवाल हुआ। और कुछ पूछने का है बोलिए। है तो बहुत सा सवाल, मैग्नेटिज्म में भी पूछा गया है, हेल्प कर दी उसमें ताकि आगे बढ़ सकें, ये बात भी सही है। तो खैर 4-4 चैप्टर कैसे संभालेंगे ये भी पूछा गया है, कहीं कि जैसे 4-4 काम संभाल रहे हैं, ट्यूशन कैसे संभाल रहे हैं 4, वैसे ही 4 चैप्टर संभालेंगे। देखिए ये मैग्नेटिज्म का बस आइडिया दे दें, उसमें ज़्यादा मेहनत मत कीजिए, आज थ्योरी पढ़ने को पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, रेजिस्टेंस खत्म कीजिए और मैग्नेटिज्म की थ्योरी पढ़ने पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, समझे। इसलिए चौथा सवाल अभी नहीं बता पाएंगे, बताना अच्छा नहीं है। चौथा सवाल इलेक्ट्रोस्टैट के 62 सवाल जैसा है। मैग्नेटिज्म में 277 पेज पर जो चौथा सवाल है वो इलेक्ट्रोस्टैट का 62 नंबर सवाल है इसी किताब का। ठीक है, तो फिलहाल आपको चाहिए कि आप मैग्नेटिज्म के थ्योरी, डिप एंड डिप सर्कल और इंस्ट्रूमेंट जो है उसको अच्छा से पढ़ें, और ज़्यादा समय न्यूमेरिकल रेजिस्टेंस का कंप्लीट करने में लगाएं। अभी रेजिस्टेंस में इक्विवेलेंट निकालने का तरह तरह का तरीका बाकी है, वो बताना है, इस पीछे चलते हैं। ठीक है, और कुछ पूछना है? इसमें आया होगा बहुत सच, नहीं है तो कोई ऐसा हाँ इसमें कुछ लिखा हुआ है, बोलिए। और कुछ पूछना है? पीडीएफ भेजें, ठीक है देख लेंगे, नहीं ना कोई। अच्छा मैसेज है, अभी हमारा सिस्टम पूरा ठीक नहीं, इसलिए इक्विपोटेंशियल सरफेस किसको कहते हैं? नाम से जैसे पता है, वह सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल समान हो उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। और क्या, देखिए एक पॉइंट चार्ज है यहां पर, इस पॉइंट चार्ज प्लस क्यू का फील्ड है सराउंडिंग में। सबको पता है पॉइंट चार्ज का फील्ड रेडियली आउटवर्ड होता है। इसको किसी भी डायरेक्शन से अप्रोच कीजिएगा, जब आप टेस्ट चार्ज लेकर आइएगा तो रिपल्सन का सामना होगा, और टेस्ट चार्ज मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और रिपल्सन का सामना होगा, और फिर भी लाइएगा तो वर्क डन निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, सो बताइए। ये पॉइंट चार्ज है, उसको चारों तरफ से दूसरा टेस्ट चार्ज लेकर आएंगे तो रिपल्सन का सामना होगा और वर्क डन निगेटिव होगा। सही बात है, नहीं समझे तो वर्क डन निगेटिव होगा। तो इन्फिनिटी से ए P1 तक लाने में वर्क हुआ 12 जूल, तो पोटेंशियल इस स्थान का हुआ -12 वर्क हुआ, तो पोटेंशियल इस स्थान का हुआ 12 वोल्ट। उसी तरह इन्फिनिटी से P2 तक लाए तो वही बात 12 वोल्ट, P3 तक लाए तो 12, P4 तक लाए तो 12, P5 तक लाए तो 12, इसी तरह 12। इन सभी पॉइंट्स को मिला दीजिए और 2 डायमेंशन में देखिए तो इक्विपोटेंशियल लाइन है, और 3 डायमेंशन में देखिए तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अगर 2 डायमेंशन में ये सर्कल हो या ऐसा कोई भी लाइन हो जिस पर सब पॉइंट पर पोटेंशियल समान है तो वो इक्विपोटेंशियल लाइन है, और अगर 3D में सोचें तो वह इक्विपोटेंशियल सरफेस है। यानी ऑल द पॉइंट्स all the points on the surface having same potential. The surface containing all the points having same potential are called equipotential surface. ठीक है, और अगर पॉइंट चार्ज का है तो आपको पता ही है पोटेंशियल का फॉर्मूला बराबर म्यू, अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, तो R अगर सेम है पॉइंट चार्ज के चारों तरफ तो पोटेंशियल भी सब जगह समान होगा। ठीक है, समझ गए।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 44, मगर कौन चैप्टर पते ने, पता चलेगा तब ना। चौवालीस क्वेश्चन में 4 4 चैप्टर में चल रहा है, तो जब भी भेजा कीजिए तो नामों तो भेजा कि 44 में कौन, उसके बाद हम छुट्टी दे देंगे। ज़्यादा समय नहीं लेना, मेन चीज़ जरूरी है, ये एडिशनल क्लास नहीं है उसका बैकअप क्लास, मतलब जो लापरवाही बरतते हैं छोड़ देते हैं उसको नहीं, बल्कि जो मेहनत कर रहे हैं उनको सपोर्ट क्लास है। मतलब उनको पकड़ के लाने वाला क्लास नहीं है, नीचे छूट रहे हैं, नीचे छूटने वाले का अब समय खत्म हो रहा है, अब पकड़ने का संभावना घटता जा रहा है। अब मेन समस्या है जो रास्ते पर है उनको स्ट्रगल है उसमें हेल्प कर दें ताकि थोड़ा वो हर्डल पार कर जाए। बोलिए ना, और कुछ सवाल है? नहीं तो यह थ्योरी कोई टॉपिक ऐसा 44 किस कौन सा था? करंट का 44, करंट का 44 एक्चुअली क्यूब वाला है, और कैपेसिटर करंट सब कार क्यूब और उससे भारी भारी स्ट्रक्चर हम इसी क्लास में बताने वाले हैं, समझे? तो इस क्लास में बताने वाले हैं, तो काहे को समय दें, बस हो सकता है परसों वाले क्लास में इसमें डिफरेंट रेजिस्टिव स्ट्रक्चर्स का इक्विवेलेंट निकालने वाले हैं, अलग अलग तरीके से, कांस्टेंट वोल्टेज, सिमेट्री, स्टार डेल्टा सब सीखने वाले हैं, तो उसमें अपने आप हो जाएगा। ठीक है, और कोई समस्या जो बहुत भारी हर्डल बनी हुई हो, आगे बढ़ने से रुकावट बन गई हो? मैग्नेटिज्म अटेम्प्ट ज़्यादा मत कीजिए, 4 5 प्रॉब्लम देखिएगा, उससे ज़्यादा मत अटेम्प्ट कीजिए मैग्नेटिज्म में, समझे? और रेजिस्टेंस में जो छूटा है उसको कवर कीजिए, ठीक है? तो और कुछ पूछना है? जो भेजे थे हम बता दिए। मैग्नेटिज्म का चौथा जो है ना, वो चौथा इक्विपोटेंशियल सरफेस पर बेस्ड है, और इक्विपोटेंशियल एग्जैक्टली वैसे ही बताए हैं। और आरसी सर्किट जो पूछ रहे हैं ना, तो आरसी सर्किट यदि छूट गया तो इस क्लास में नहीं ना हो पाएगा। हाँ, पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल हम आपको याद दिलाते रहे, इलेक्ट्रोस्टैट में बनाए थे 62 नंबर सवाल। ये इस इलाके का इक्विपोटेंशियल लाइन, ये एक्स है और ये वाई है, और यहाँ भी इक्विपोटेंशियल लाइन है, ये सब। और एक चीज़ और दिया हुआ था जो देखने वाली बात थी कि एक्स एक्सिस जो था ना वह कैलिब्रेटेड है, बताए हैं, बहुत बढ़िया से बताए हैं, लोग भूल जाते हैं ना। एक्स एक्सिस कैलिब्रेटेड है और वाई एक्सिस कैलिब्रेटेड नहीं, यहाँ 10 है, 20 है, 30 है। अब इस इलाके में हमको फील्ड निकालना है, और ये एंगल 30 डिग्री या 60 कुछ भी, और मान लो ये 10 है, ये 20 यूनिट है, ये 30 यूनिट है। तो आपको इस फॉर्मूला इस्तेमाल करना है कि जब कभी आपको फील्ड निकालना हो तो कभी भी फील्ड मत पता कीजिए, क्योंकि फिजिक्स का रूल है, व्हेनेवर यू हैव टू फाइंड अ वेक्टर नेवर ट्राई टू फाइंड इट्स कंपोनेंट। और तब इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिए कि बी एक्स बराबर होता है माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स, और इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिए कि डेल्टा वी बराबर होता है इतना के। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैट में पहला चैप्टर में 62 नंबर सवाल देखे हैं, कॉपी में चेक करिए, ढूंढिए, अपनी कॉपी देखना सबसे उत्तम होता है, और तब फिर नहीं बनेगा तो बताएंगे, ठीक है? 62 नंबर इलेक्ट्रोस्टैट का, और कुछ नहीं है तो छुट्टी दे रहे हैं अभी, कहा कि 10 बज चुके हैं, कुछ भेजा गया है से देख लेते हैं कहाँ भेजेंगे। कहाँ रहा हमको पता नहीं चल। हाँ समझ गए सर, शायद ही बोलने। ठीक है, तब छुट्टी दे देते हैं। आरसी सर्किट छूट गया पूरी तरह से तो इस क्लास में हो नहीं पाएगा। हाँ, जो क्लास चल रहा है, जो टॉपिक, उस पर समय दीजिए, और आरसी सर्किट फिर अलग से पढ़िएगा। पढ़ाना बाकी है, पढ़ा ही रहे, फिर से पढ़ाएंगे, ठीक है? छूटा उठा नहीं, अभी पढ़ाएंगे फिर से। आरएल सर्किट पढ़ाएंगे, उस समय फिर आरसी सर्किट पढ़ाएंगे। कोई टॉपिक एक बार थोड़ी होता है, 4 4 बार होता है। आप सहारा दे सपोर्ट करिए तब ना सब हो जाएगा, ठीक है? तो क्या करें, छुट्टी के बारे में बोल रहे हो? ये सर ठीक है,
ठीक है, तो प्रयास करेंगे। कैपेसिटर में 64 नंबर का इक्वेशन क्वेश्चन जो है एक बार वो ट्राई कर लो। 64 नंबर में हम आपको आइडिया दे देते हैं ताकि आपको हेल्प मिले। 64 नंबर सवाल शायद वही है, हमको याद जहाँ तक है कि एक कैपेसिटर जो होता है ना उसका वोल्टेज ब्रेकडाउन, आप एक्चुअली इस टॉपिक को लिखिए, इस टॉपिक को बताएंगे आगे आपको। ब्रेकडाउन वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है, ठीक है ये। और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, सब लोग देखिएगा अपने अपने नॉलेज स्पेस में तलाश कीजिए, क्या आपको ये आता है? क्या आप जानते हैं कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है? क्या आप जानते हैं वोल्टेज ब्रेकडाउन क्या होता है? क्या आप जानते हैं कैपेसिटर इंसुलेशन ब्रेकडाउन, कैपेसिटर ब्रेकडाउन क्या होता है? ये सब चीज टॉपिक देखिए। और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है इसको देखिए कि आपकी नॉलेज स्पेस में कहीं है कि नहीं है। नहीं है तो बताएंगे सबको, कल सुबह बता देंगे, समझे। एक नज़र देख लीजिए कि ये आप जानते हैं कि नहीं, ये आप सुने हैं कि नहीं, ये आप सुने हैं कि नहीं। कल पिछला वाला क्लास होगा ना जिसमें पीछे को रिविजिट करते हैं, कैपेसिटर वाला प्रॉब्लम बताना ही है PYQ में, उसी में ही बता देंगे, ठीक है। ठीक, तो अब छुट्टी देते हैं, 10 बजने को है, ज़्यादा समय नहीं लेना है। ज़्यादा समय लेंगे 2 दिन बाद से जब वो वाला बैच शुरू होगा जिसमें इसी बैच की तरह होगा। उसमें कुछ लोग जो लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाते होंगे कैपेसिटर में आप शुरू कर सकते हैं, वो लोग जो कैपेसिटर अच्छे से पूरा किए, और बाकी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर भी जोर दीजिए, बोर्ड वाला जरूर देना है। और बाकी रेगुलर रहेंगे तो अपने आप प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, और कुछ कुछ छूट जाए तो पेंडिंग हो जाएगा, तो फिलहाल उसको कवर करते हैं। इसको सोचिएगा क्या आप जानते हैं, अपनी कॉपी में खोजिएगा, 62 नंबर खोजिएगा कॉपी में, नहीं है तो सब बताएंगे लेकिन एक बार खोजिएगा। तो अभी छुट्टी दे रहे हैं, बज गए 10:09 है, ज़्यादा देर डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। आप पढ़ाई पर ध्यान लगाए रखिए। अभी मैग्नेटिज्म की थ्योरी पर ध्यान दीजिए, रेजिस्टेंस के प्रॉब्लम पर, कैपेसिटर के प्रॉब्लम पर। मैग्नेटिज्म अभी बहुत बड़ा चैप्टर है, हम आगे चैप्टर में चले जाएंगे डिप सर्किल पढ़ने के बाद, और उसके बाद फिर प्रॉब्लम इसका भी होगा, ठीक है। मैग्नेटिज्म की थ्योरी पर ध्यान दीजिए और कैपेसिटर रेजिस्टेंस के प्रॉब्लम को पूरा कीजिए। जो बचा RC सर्किट पर ज़्यादा ध्यान दीजिए न्यूमेरिकल खत्म करने के लिए, जो लोग कर रहे हैं। मैग्नेटिज्म की थ्योरी कॉपी से, क्वेश्चन से या किताब से, ठीक। और वो किताब वाली बात है, जो लोग चाहें वो दोनों किताब ले सकते हैं, उसका होगा। लेकिन ये वो नहीं है जो कह रहे हैं कि कोचिंग ट्यूशन में एक और किताब ऐड हो रहा है, नहीं। आपकी क्षमता, आपकी शक्ति, आपके हिसाब से है तो सपोर्ट है, नहीं है तो कोई बात नहीं, जहाँ है वही। तो ये टॉपिक सब देख के कल सुबह मिलिए कि सब आपको आता है कि नहीं। नहीं होगा तो कल बता देंगे, 10 मिनट लगेगा, ठीक है। तो अभी छुट्टी, फिर परसों प्रकट होते हैं आप, और प्रॉब्लम जो भी डिस्कस उस दिन कुछ नया भी बताना है हमको। फिलहाल छुट्टी दे रहे हैं, तो गुड नाइट। और अभी समय है, नाइट ख़त्म नहीं हुआ, 1.5 घंटा 2 घंटा भी और पढ़ाई चल सकती है। हम भी जा रहे हैं पढ़ने 10 से 12 एकदम आराम से।